वेलकम बैक टू माय चैनल फेवलेस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग जूनियर का पेपर का जो 7 में 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2014 के, जो सीडीपी में सेकंड पेपर में आता है, आज उसके आगे के पेपर सॉल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो वीडियो दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं क्या दे रखा है। टीचर मस्ट believe in which of the following values in the context of dealing with disadvantaged learners। मतलब कि वंचित शिक्षक के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस, मतलब छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, या फिर हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, या नो डिमांड्स ऑफ एनी शॉर्ट ऑन द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की किसी प्रकार की मांग का ना होना, या फिर फॉर इमीडिएट कॉम्प्लियंस ऑफ स्टूडेंट्स यूज ऑफ बीइंग शॉक्ड एंड एंग्री, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघातपकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो किस चीज़ का, कौन से मूल्यों का उनको अपने विश्वास में व्यक्त करना। तो आंसर कीजिए फटाफट से, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की सफलता हेतु तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इसका सही हो जाएगा पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट सक्सेस। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है स्टार्टिंग प्रॉब्लम इन स्टूडेंट कैन बी डेल्ट बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, कि कौन सी पद्धति है जिसमें हकलाने की समस्या से निपटारा किया जा सकता है। कौन सी ऐसी मेथड स्पीच के यूज़ करेंगे जिससे हम हकलाने की समस्या से निपटा सके। तो ऑप्शन दे रखा है अनुश्रुत वाक्य, प्रवर्धित वाक्य, परिणामकारी वाक्य या लंबित वाक्य। तो कौन सी स्पीच होगी जिससे ये हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्धित वाक्य। इसमें क्या होगा, जो बच्चा क्या होगा, कोई भी वर्ड होगा, कोई भी शब्द होगा, उसको बहुत खींच के बहुत लय में बोलेगा, इससे एक एक टुकड़े में इसके वर्ड को बोलेगा। तो सेकंड ऑप्शन, इसके द्वारा हम अपने हकलाने की समस्या से निपट सकते हैं। 18 क्वेश्चन दे रखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, मतलब सीखने में जो अशक्त बालक है उनके संदर्भ में प्रोवाइडिंग इमीडिएट कनेक्शंस, स्ट्रेसिंग कोलैबोरेशन एंड लिवरिंग non-learning technologies such as instant messaging, intelligent search and context management are associated with which of the following designs। मतलब कि जो गैर अधिकात्मक तकनीकी जैसे तत्काल, सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक और ये सब जो सामग्री प्रबंधन का जो निम्नलिखित में से किस प्रारूप में संबंध है। तो बताना है जो सीखने में डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, मतलब क्या होते हैं डिसेबल्ड, मतलब इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्फ्रेजिया, डिस्कैलकुलिया। तो ये क्या हो जाएंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है संगठित अधिगम, या हस्तक्षेपी अधिगम, या उपचारात्मक प्रत्युत्तर, या अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा आया था, काफ़ी जो क्वेश्चन थे वो लेंथी थे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सीटेट के पेपर में हमें लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वेयर, जो समावेशी कक्षा होती है वह क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है असाइनमेंट्स आर रिपीटेड टिल द टाइम एवरी लर्नर अचीव मिनिमम ग्रेड्स, मतलब तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक कि अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। या फिर सेकंड ऑप्शन में दे रखा है टीचर्स टीच फ्रॉम ओनली प्रिस्क्राइब बुक टू लेसन द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों के भार को कम करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, केवल अनुमोदित पुस्तकों में ही पढ़ाते रहे। या थर्ड ऑप्शन दे रखा है देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मैनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, समस्याओं का अधिकाधिक प्रावधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। या फिर फोर्थ ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन दे रखा है टीचर्स क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी लर्नर्स, मतलब कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु प्रवेश का निर्माण करना। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा जो इंक्लूसिव क्लासरूम पे।
तो न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना करना ये तो गलत ही हो जाएगा। और विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तक से ही पढ़ाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन दो जो क्वेश्चन है इसमें ही डाउट रहेगा। तो सबसे क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो इनमें डाउट होगा तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आंसर कीजिए, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण सार्थक, मतलब ऐसा वो मटेरियल है जिससे बच्चों की क्या हो लर्निंग नीड हो। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब कि बच्चों को जो सभी बच्चे उनको समान एजुकेशन दी जाए, लेकिन जो क्या हुआ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा चीज़ें दे के जिससे सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए, और जो उनकी जो शिक्षा हो वो उनका के परिवेश का निर्माण करे, मतलब उनकी डेली लाइफ से जुड़ी हो। तो उसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारी स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट टू असाइनमेंट फॉर ए गिफ्टेड स्टूडेंट, मतलब कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है उनके लिए कौन सा प्रदत्त कार्य उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मैनी मोर एक्सरसाइज ऑफ द सेम टाइप इन कॉम्प्रिहेंशन टू अदर स्टूडेंट, मतलब अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार की परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास वाली होना चाहिए। या फिर क्या करना चाहिए, आस्किंग हिम हर टू ट्यूटर द पीयर्स टू चैनलाइज द एनर्जी एंड कीप हिम हर बिजी, मतलब क्या करना चाहिए उसे अपने जो समवयस्क जो साथी होते हैं उनका जो ग्रुप हो उनके लिए कहना चाहिए ताकि उनकी शक्तियों की दिशा मिल सके और वो व्यस्त रह सके। या फिर क्रिएट ए फोटोटाइप ऑफ ए न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स, मतलब विभिन्न विषयों की थीम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। तो प्रतिभाशाली जिनका आपको पता ही IQ जो होगा 140 प्लस होगा, 120 से अबव होता है, तो विभिन्न विषयों में जो ध्यान रखें तो क्या करेंगे उनके नई जो बुक होंगी साइंस की चीज़ें होंगी उससे नए टेक्स्ट बुक में क्या करना होगा, उन्हें नई नई चीज़ों को देखना होगा, डिफरेंट थीम्स लेनी होंगी। तो ये क्या होगी प्रतिभाशालियों के लिए सबसे अच्छा कार्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते क्या लिखा है, लेटिंग हिम हर फिनिश द टेक्स्ट बुक ऑन हिज ओन बिफोर द एंटायर क्लास, मतलब कि संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा जो उन्हें पाठ्य पुस्तक को सीख समाप्त कर लेती। तो ये भी कोई क्रिएटिव बच्चों के लिए कोई प्रदत्त कार्य नहीं होगा। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा हुआ मैनी मेजर्स हैव बीन टेकन एट इंस्टीट्यूशनल लेवल टू चेक द ड्रॉप आउट केसेज इन द स्कूल रन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब जो विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टीट्यूशनल रीजन फॉर चिल्ड्रन ड्रॉपिंग आउट ऑफ दिस स्कूल। तो हमें ऐसा कोई संस्थानिक स्तर बताना है जो बच्चों के ड्रॉप आउट, मतलब बच्चे जो विद्यालय छोड़ देते किस चक्कर में छोड़ देते, या उनका कोई आर्थिक कारण होता है या अपने घर की प्रॉब्लम के कारण, माँ बाप के कारण, मतलब क्या ऐसा रीज़न होता है, तो हमें उसका संस्थानिक स्तर बताना है। तो ऑप्शन पहला दे रखा है विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि बच्चे का जो विद्यालय से ड्रॉप आउट कर रहे हैं। अध्यापकों का समयुक्त योग्यता वाला ना होना, उन्हें कम आय देना, तो उन्हें आय कम देना ऐसा कोई ऐसा है नहीं। और जो बच्चे जो टीचर जाते हैं बेसिक में तो क्या वो योग्यता उनके पास अच्छी होती है, तो इसमें ऐसा भी नहीं कि योग्यता नहीं है। बच्चों को भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो बच्चे अपनी अनिवार्य पाठ्य पुस्तकों को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकलात्मक पाठचर्चा का ना होना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इसलिए सही हो जाएगा तो रीज़न जो संस्थानिक स्तर से जो रीज़न है वो यही हो जाएगा, क्योंकि यह बच्चों को जैसे आता है कि मैथ नहीं आती है तो उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। अगर उनके पास चॉइस हो तो क्या होगा, अगर मैथ नहीं आती तो आपको सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। बच्चे क्या होते हैं उनको ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आता तो क्या ड्रॉप आउट कर देते हैं, उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं होता है कि जिसके वो चॉइस कर सके, मतलब प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी जूनियर लेवल पे। तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अधिगम अक्षमताएं, वही लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बताया जो मैंने आपको बताया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब क्या होती है अधिगम अक्षमताएं होती हैं। तो क्या है इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट एंड कल्चर हैज़ नो रोल इन डिटरमाइन दैम, वस्तुपूरक तथ्य तथा संस्कृति की इनमें से कोई भूमिका नहीं है। या फिर सिनोनिम्स विद डिसलेक्सिया पठन पारक्षमता का पर्याय है। या फिर आल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव एवरेज IQ, मतलब कि समान जो बच्चे हैं या उससे अधिक बच्चे उनमें भी पाई जाती है अधिगम जो डिसेबिलिटी होती है। या फिर समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव एवरेज IQ, मतलब जो समान और उससे जो अधिक बच्चे होते हैं, मतलब जिनका IQ 90 होता है और 90 प्लस होता है,
तो क्या हुआ, उनमें भी जो लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। 23 क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल वेयर। तो समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होते कहाँ। तो आंसर लिखा हुआ पहला ऑप्शन दे रखा है, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या, जो मतलब जो हमारा करिकुलम होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, मतलब लचीला होगा। या फिर होमोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासेस, जो उनका जो ग्रुप होगा कक्षाओं का वो समूहीकरण रूप में उपलब्ध होगा। या द एम्फेसिस इज ओनली ऑन हायर ऑर्डर एकेडमिक अचीवमेंट, केवल जो उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाएगा। या फिर जो उसका जो मेथड होगा वो टीचर सेंट्रिक पेडालॉजी इज इन इफेक्ट, जो अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो होगा वो प्रभावी होगा। तो कौन सा जो होगा जो सक्सीड करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल। तो क्या हो जाएगा, जो उनकी जो अगर हमारा जो फ्लेक्सिबल जो करिकुलम होगा वो लचीला होगा तो हमारा जो समस्या समाधान होगा उस विद्यालयों में सफल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कॉग्निटिव, हमें वही संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। तो क्या लिखा, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करना, क्या कंसीव लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, या फिर आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब आगात्मक जो होता है इंडक्टिव तार्किकता के रूप में अनुप्रयोग पर आधारित है। या फिर जो क्या है इनफेसिसाइज ऑफ सिंथेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, मतलब पाठ सामग्री के व्यवस्थित जो संगठन पर बल देना चाहिए। या फिर हाईलाइट द नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और टू अचीव इफिशिएंसी, तो क्या करना चाहिए, कुशलता के प्राप्ति तो व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पे बल देना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। Which of the following should be a right way for a teacher who intends to correct errors of his her student, मतलब कि दे रखा है जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती हैं, उनके लिए उन्हें कौन सा मार्ग, मतलब कौन सा जो वे हो जो करेक्ट हो, जो एरर्स को वो सही कर सके, कौन सा मार्ग सही होगा। तो लिखा हुआ पहला ऑप्शन है, he she must correct every error of his her student even if it requires late sitting in the schools, मतलब उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, उसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। या फिर सेकंड ऑप्शन है, he she should correct लेस फ्रिक्वेंट errors more often than high frequent and generally errors, मतलब उसे बार बार की जाने वाली तो समान त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों पर अधिक संशोधन करने की जरूरत है। या फिर उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अबोधात्मक में हस्तक्षेप करती है। या ही शी शुड नॉट करेक्ट एरर्स इफ इट इरिटेट्स चिल्ड्रन, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को शुभ कर दे तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। तो कौन सा सही मार्ग हो जाएगा, आंसर कीजिए फटाफट से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अबोधात्मकता में हस्तक्षेप करती हो। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं 26 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्किल आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, के अलावा जो है कौन सा जो है जो कौशल जो भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता है। तो पहला अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, मतलब भावनाओं के प्रति जागरूकता। या फिर मैनेजमेंट करना, जो भावनाओं पे हम कैसे अपने कंट्रोल कर सकते हैं, प्रबंधन। या क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन, भावनाओं की आलोचना। या फिर एमिकेबल रिलेशन विद क्लास फेलोज, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। तो जो भावात्मक कौश बुद्धि हो जाएगी उससे कौन सी जो उसमें एक्सेप्ट पूछा गया, तो कौन सा नहीं होगा, तो हो जाएगा भावनाओं की आलोचना करना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन दे रखा है, while appearing is an assignment, Devika finds her arousal and enraging, whereas राजेश फ्रेंड्स हिज। तो क्या लिखा हुआ है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना जो होती है वो ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि जो राजेश होता है जो उसकी उत्तेजना होगी वो अनुत्साही मतलब ऊर्जापूर्ण नहीं होती है। तो उन दोनों में जो भावात्मक अनुभव का स्तर किससे संबंध रखता है, तो किससे होगा, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उनका टाइम का ड्यूरेशन मतलब समयांतराल। या द एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन, मतलब भावनाओं की पराकाष्ठा। या जो लेवल होता है एडॉप्शन का, अनुकूलन का स्तर। या इंटेंसिटी ऑफ थॉट, मतलब जो कि विचारों का घनत्व होगा। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इनका जो अंतर है तो वो कैसे मतलब उस फीलिंग्स इमोशन को वो ग्रहण कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो अनुकूलन का स्तर हो जाएगा। द लेवल ऑफ एडॉप्शन, वो कैसे सबका अपना अडॉप्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, वो चीज़ को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
28 क्वेश्चन दे रखा है, भारत सरकार ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिड डे मील, जो आपको पता है 1995 में आया था स्कीम फॉर द एलिमेंट्री, जो तमिलनाडु में सबसे पहले हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन सपोर्ट दिस स्कीम, तो मतलब जो ये स्कीम आई थी उसमें कौन से अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत ने इस योजना का समर्थन किया था। तो बिहेवियरिस्ट ने मतलब व्यवहारवादियों ने, सोशियो कल्चर मतलब समाज सांस्कृतिक ने, या कॉन्गेटिव में मतलब समान संज्ञात्मक, या ह्यूमनिस्टिक मतलब कि मानवीय ने। तो किसने किया था, जो मिड डे मील जो गवर्नमेंट के द्वारा आई थी, जो प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों के लिए जो स्टार्ट की गई थी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, किसने समर्थन किया था, मानवीय मतलब ह्यूमनिस्टिक। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, अटैचिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द होम सेटिंग ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड यूजिंग इस इंफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव पेडोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यालयों के घर की वातावरण का संपूर्ण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही, तथा उससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है, तो किससे हो जाएगा, बिहेवियर से, व्यवहारवादी से, इकोलॉजिकल मतलब जो हमारा पारिस्थितिकी है उससे, या कंस्ट्रक्टिव से, या रचनावादी से, या सोशियो मतलब सामाजिक रचनावादी से। तो किससे हो जाएगा ये अधिगम का सिद्धांत, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजिकल से हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 30 क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द बेस्ट वे टू डील विद द इंटेंटिव चाइल्ड इन द क्लासरूम, मतलब कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए कौन सा जो होगा सबसे उपयुक्त लाभकारी हो सकता है। क्या है, नेक द चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द क्लास टू मेक हिम द रियलाइज, बच्चों को महसूस कराने के लिए कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना है, झपटना, या फिर लिखा हुआ है मेक द चाइल्ड सिट इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस एरिया, मतलब बच्चों को उस जगह बैठाना जहाँ वह सबसे कम ध्यान भंग हो, या अलाउ द चाइल्ड टू स्टैंड वाइल वर्किंग सो एज टू इनेबल द चाइल्ड टू फोकस अटेंशन, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देना, या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है प्रोवाइड द चाइल्ड फ्रिक्वेंट ब्रेक्स टू रिफ्रेश हर हिज अटेंशन, मतलब बच्चों के ध्यान को स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में उन्हें अवकाश देना। तो क्या इसका राइट हो जाएगा, जो बच्चे जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे उनके व्यवहार के लिए कौन सा जो डील होगी, कौन सी बेस्ट डील होगी जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, जगह जगह बैठाना चाहिए जहाँ उनका ध्यान भंग ना हो, तो कम जगह बैठाना चाहिए, उस जगह बैठाना चाहिए जहाँ उनका जो कम ध्यान भंग हो सके। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो 2014 का पेपर आया था काफ़ी अच्छा आया था, जो लैंग्वेज थी काफ़ी लेंथी थी, तो इससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है, उसका जो पार्ट 1 है, जो मैंने 15 क्वेश्चन है वो पार्ट 7 में आपको अपलोड कर चुकी हूँ, और ये आज का सेकंड पार्ट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी आपकी डाउट हो, क्यूरीज हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।